नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। बंगाल में तृणमूल की सभी 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। सौरव गांगुली को लेकर सस्पेंस बरकरार। 7 मार्च को पीएम मोदी की रैली पर है सबकी नजर। कोलकाता को ममता के पोस्टर से पाटने का निर्देश। पीएम मोदी की रैली से घबराई ममता। उपचुनाव आयुक्त की भूमिका पर तृणमूल ने उठाए सवाल। कहा, उनके निर्देश में बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। और जल्द आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 60 उम्मीदवारों के नाम तय। रुक करते हैं पहली खबर का। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास से उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस लिस्ट में 50 सीटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया है। कई वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल नहीं किया गया है। ममता खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। डॉक्टर साहब, पहले भी बहुत से वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और जिस तरीके से पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को ममता मौका दे रही है, इससे किस तरीके से मुश्किल खड़ी हो सकती है? देखिए, मैंने कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर का ये स्टाइल है कि लगभग वो 30% जो सिटिंग एमएलएज होते हैं उसको वो टिकट उसका काट देता है। ये हर इलेक्शन में ये उसका एक सेट फॉर्मूला है और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही उसने काट दिए हैं। तो 40% के आसपास लोगों को जो है इसने टिकट नहीं दिया है। बहुत सारे लोग इधर आ गए हैं। लेकिन जो भी है ये इनकी स्ट्रैटेजी है और एक बात के लिए ममता बनर्जी को ज़रूर बधाई देनी चाहिए कि ऐसा बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि असेंबली इलेक्शन में फर्स्ट फेज के पहले ही सारे के सारे सीटों के ऊपर उम्मीदवार कोई बड़ी पार्टी डिक्लेयर कर देती है। अभी टीएमसी को इस मसले में एक लीड मिल गया है। वो लीड इसलिए मिला है कि अब देखिए, जो लोग फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 जो आखिरी फेजों के जो उम्मीदवार होंगे उनके पास अपने पूरे प्रचार प्रसार अपना पूरा प्लान को एग्जीक्यूट करने का उनके पास पूरा टाइम मिल जाएगा। और ये उन पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं मौका मिलेगा जिनका नाम जो है वो आखिर मौके पे डिक्लेयर किया जाएगा। खैर, ये तो स्ट्रेटजिक एडवांटेज टीएमसी को दिख ही रहा है। लेकिन जो दूसरा जो सबसे अहम बात इस घोषणा से हुई है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर की सीट को छोड़ दिया है। अब इसके ऊपर हमला होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप अपने पुराने सीट को छोड़ देते हैं और किसी नए सीट के ऊपर जाकर के चुनाव लड़ते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप अपनी पुरानी सीट के ऊपर चुनाव जीतने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और अब नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी, जैसी कि खबर आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी को खड़ा करने वाली है, तो ये मसला ममता बनर्जी के लिए और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ममता बनर्जी से ये एक चूक ऐसी हुई है जिसे आगे चल कर के ममता बनर्जी को पता चलेगा कि किस तरीके से बीजेपी ने उन्हें नंदीग्राम में ही लिमिट कर दिया है। जी, तो जाहिर है ममता बनर्जी ये नहीं समझ पाई है कि उन्हें अपने वरिष्ठ नेताओं को नहीं, पार्टी की जिस तरीके से फजीहत हो रही है, बल्कि प्रशांत किशोर को उन्हें हटाना चाहिए था। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। बंगाल के सियासी गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली क्या 7 मार्च को कोलकाता के परेड ग्राउंड में होने वाली पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे। क्या वो पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे? अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी? डॉक्टर साहब, इन तमाम सवालों के बारे में अभी तक बंगाल बीजेपी और दादा की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं मिली है। देखिए, राजनीति में जो साइलेंस जो है वो बहुत ही मुश्किल लेकर के आती है। लेकिन जो खबर आ रही है कि ये सीधे सीधे जो सौरव गांगुली से जो बातचीत हो रही है वो बिल्कुल ही टॉप लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत हो रही है और ये बताया जा रहा है कि शायद वो
ज्वाइन ना करें या ज्वाइन कर भी सकते हैं, लेकिन वो उस दिन उस रैली में ज़रूर मौजूद होंगी। ये खबर अब तक जो दिल्ली के अंदर जो बीजेपी के पार्टी के जो सारे जो मैनेजर्स हैं वो इस बात को बता रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी एक और खबर आपको मैं दे दूं कि उस दिन मिथुन चक्रवर्ती का दादा का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना बिल्कुल तय सा हो गया है। और ये दो आइकन्स ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि ये दो ऐसे लोग हैं जिससे बंगाल का युवा एक तरह से समझिए उनका फैन फॉलोइंग है, और कई सारे तृणमूल के लोग जो तृणमूल कांग्रेस के हार्डकोर वर्कर्स हैं वो भी इन दोनों लोगों की वजह से उनका मनोबल भी टूटेगा और वो पार्टी के लिए उस हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे जैसा उनसे ममता बनर्जी उम्मीद लगा करके बैठी हुई है। जी, तो जाहिर है कि अगर सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा तो बीजेपी ममता बनर्जी को जोर का झटका धीरे से कैसे देगी। अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी के वार्ड समन्वयकों को से 7 मार्च को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली से पहले कोलकाता शहर के चप्पे चप्पे को मुख्यमंत्री ममता के तस्वीर वाले पोस्टर्स और टीएमसी के झंडों से पाटने को कहा है। सांसद अभिषेक बनर्जी, प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी, वरिष्ठ मंत्री और कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम समेत सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेताओं ने इस बाबत बैठक की और अपने विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताने को कहा। डॉक्टर साहब, क्या तृणमूल पीएम मोदी से डर गई है कि उनके आने से ठीक पहले ऐसा कदम उठा रही है? नहीं, ठीक है, ये चुनाव है, चुनाव में आपके पास ऐसा नहीं होगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो किसी और की तस्वीर नहीं लगेगी। ये उनका राज्य है, वो वहाँ पे 10 साल से शासन कर रही हैं, तो वो जरूर चाहेंगे कि भाई किसी तरीके जो प्रधानमंत्री मोदी का जो रैली है उसके जवाब में कुछ करें। और ये भी इस तरह की का जो स्ट्रेटजी जो है वो प्रशांत किशोर के दिमाग का आइडिया है। वो क्यों? क्योंकि बिहार के चुनाव में भी प्रशांत किशोर इस बात को इंश्योर करवाता था कि प्रधानमंत्री मोदी जिस जिस जगह से गुजरते हैं, जिस जिस रास्ते से वो गुजरते हैं, उस पूरी जगह पे उस वक्त वो आरजेडी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए प्रचार कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ लड़ रही थी। तो वो उस तरह की स्ट्रेटजी वो बनाने में माहिर है। लेकिन इसमें एक बात ये भी समझने की है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हर पार्टी के ऊपर, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, तो हर पार्टी और हर उम्मीदवार हर कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर नज़र बनाए रखती है कि कौन शख्स कितनी खर्च कर रहा है, और ये सारे के सारे खर्च पार्टी के फंड में या फिर उम्मीदवार के खाते में उसे जोड़ा जाता है। तो इसमें सामंजस्य किस तरह से ये लोग बिठाते हैं वो अलग सी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, ये होना भी चाहिए कि कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये सारी चीज़ें होंगी कि जहां ममता बनर्जी जाएंगी वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखेगा और जहां मोदी जाएंगे वहां ममता बनर्जी की तस्वीर दिखेगी। तो एक तो अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन है। ये सारे काम ये ठीक होते हैं, लेकिन दिक्कत बंगाल में तब होती है जब ये दंगई, ये जो मार पीट मर्डर करना शुरू करते हैं तो राजनीति जो है वो बिल्कुल ही जहरीली बन जाती है वहाँ पे। अदरवाइज जो पॉलिटिकल कंपटीशन है बंगाल के अंदर वो काबिल तारीफ है। जी, तो टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी की तस्वीर क्या बोलेगी जब 10 सालों का उनका कार्यकाल कुछ नहीं बोल पाया। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाने का पुरजोर विरोध कर रही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अब केंद्रीय उपचुनाव आयुक्त और बंगाल के इंचार्ज सुदीप जैन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन्हें तुरंत हटाने की मांग की है। इस बाबत टीएमसी के राज्यसभा के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने गुरुवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि सुदीप जैन का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है और अंदेशा जताया गया है कि उनके निर्देश में बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, निष्पक्ष चुनाव टीएमसी की वजह से नहीं हो सकते या फिर उपचुनाव आयुक्त की वजह से? देखिए, जब कोई खिलाड़ी या कोई टीम मैच के पहले ही ये कहने लग जाए ये अंपायर बेईमान है, तो मतलब समझिए टीम कमज़ोर हो रही है, वो जीतने के पोजीशन में नहीं है। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि जब भी आपको लगता है भाई मैच खेलने जा रहे हैं, भाई किसी चीज़ पे सवाल खड़े कर दो। डेरेक ओब्रायन पढ़े लिखे आदमी है, उनको समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करती है, और आप अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही
आप सवाल खड़े करने लग जाएंगे तो इसका मतलब बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि अगर आप चुनाव हारेंगे तो फिर आप बंगाल के अंदर दंगा फैलाएंगे, आप हिंसा भड़काएंगे और ये कहेंगे कि भाई हमारे साथ जो है वो बेईमानी हो गई इलेक्शन कमीशन ने। तो क्या तृणमूल कांग्रेस इस तरह का ग्राउंड तैयार कर रही है कि चुनाव हारने के बाद आप इन्हीं सब को वजह बता करके आप दंगा फैला दो, हिंसा भड़का दो बंगाल के अंदर और ये कहो कि भाई जो रिजल्ट आए हैं उसको हम लोग मानने को तैयार नहीं है? तो ममता बनर्जी कुछ भी कर सकती है और डेरेक ओब्रायन जैसे लोग ये कुछ भी हद तक गिर सकते हैं ये सब काम करने के लिए। लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा असल ये है कि बहुत सारे जो एजेंसियां हैं, मालूम चलता है कि वहाँ कोई स्टूडेंट पुलिस बना के रखा हुआ है, तो ग्रामीण पुलिस बना करके रखा हुआ है, कोई यूथ पुलिस बना करके रखा हुआ है, जो बंगाल की पुलिस है। तो ये जो डिसीजंस हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि वहाँ की जितनी भी एजेंसियाँ हैं उनको डायरेक्टली पोलिंग बूथ से दूर रखा जाए, पोलिंग के प्रोसेस से उनको अलग रखा जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। तो ये जो फैसले लगातार आ रहे हैं उस वजह से तृणमूल कांग्रेस को परेशानी हो रही है। तृणमूल कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो पहले बंगाल में चुनाव होते थे कि अपने हिसाब से आपने सब कुछ कर लिया, बूथ कैप्चरिंग भी कर ली, जो अपोनेंट के जो वोटर्स हैं उनको घर में भी रोक दिया, बम भी चला दी, लोगों की हत्याएं भी कर दी, लोगों को डरा धमका करके आप जो है चुनाव जीत जाओ। तो वो इस बार नहीं हो पाएगा और चूंकि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं अपनी मनमानी, इसलिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन और उसके अधिकारी के ऊपर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। जी, तो टीएमसी हमेशा खुद को एक विक्टिम के तौर पर पेश करती है। कभी पीएम मोदी पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाती है तो कभी इलेक्शन कमीशन पर। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 60 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं और जल्द ही इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक बैठक चली। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की शुरुआत के 2 चरणों के 60 उम्मीदवारों की लिस्ट पर फाइनल मुहर लगा दी गई है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है इस चयन में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, स्ट्रैटेजी तो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी बीजेपी को बधाई दे देना चाहिए कि इतनी जल्दी ये लोग जो है इस बार बंगाल में सीट को जो है वो उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। अदरवाइज बीजेपी में तो इतना ज़्यादा जो मीटिंग चलती है, इतना ज़्यादा बहसी होता है कि जिस दिन आखिरी दिन होता है नॉमिनेशन फाइल करने का, तब जाकर के ये लोग लिस्ट निकालते हैं। अब यही फ़र्क टीएमसी के प्रिपरेशन और भारतीय जनता पार्टी के प्रिपरेशन का है। एक तरफ टीएमसी ने अपने सारे उम्मीदवार को मैदान में खड़ा कर दिया है और आप अभी 2 फेजेस के जो उम्मीदवार हैं उसको ही डिक्लेयर करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब ये, अगर आप तकनीकी हिसाब से अगर आप सोचें कि ये जो 8th फेज के अंदर या 5th फेज या 6th फेज या 4th फेज के अंदर जो कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पर जो बीजेपी का उम्मीदवार होगा उसको तो अभी 15 दिन वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वो उम्मीदवार है भी या नहीं है। और आज से ममता बनर्जी का उम्मीदवार वो फील्ड में काम करना शुरू कर देगा और एक एक दिन, चूंकि ये छोटा चुनाव है, असेंबली का इलेक्शन है, तो वो एक एक दिन कैंपेन का ये अच्छे बड़े बड़े लीडर्स के लिए भी महंगा साबित हो सकता है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विचार विमर्श हो रहा है और ये विचार विमर्श इसलिए हो रहा है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे तृणमूल के लीडर्स को अपने यहाँ जगह दी, एक तो वो मसला है, तो उसमें पुराने लोग जो वहाँ पे हैं उनका विरोध भी होगा। दूसरी बात कि 18 एमपीज़ वहाँ से जीते हुए हैं और ये 18 एमपीज़ ये चाहेंगे कि उनकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनके चहेते या उनके मन मुताबिक सीटें बांटी जाए और वहाँ का लोकल नेतृत्व जो होगा, जो ना एमपी है ना तृणमूल से आया है, जो पुराने लोग अभी तक संगठन चला रहे हैं, जैसे दिलीप घोष साहब हैं, वो चाहेंगे कि वो उनके लोग आएँ। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं रखा है, तो चुनाव के रिजल्ट के बाद अगर ये लोग के पास इतनी संख्या आ जाती कि ये सरकार बनाने जा रहे हैं, तो सब लोग अभी से ये सोचना शुरू कर देंगे कि उनसे उनका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एमएलएज जीत के आए ताकि
उनका चांसेस जो है वो मुख्यमंत्री बनने का हो। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो बीजेपी को अभी झेलना पड़ रहा है, और इसलिए अभी बातचीत ही चल रही है। 2 दिन के बाद अगर नाम सामने आ जाता है, मतलब ये कि मोदी साहब की रैली से पहले अगर 2 फेजेस के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने आ जाते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका जो इतिहास रहा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस माना जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बंगाल के अंदर, तो बंगाल के चुनावी मैदान की ना तो पिच खराब है और ना ही चुनाव आयुक्त रूपी अंपायर खराब है। दरअसल ममता बनर्जी जो कि बंगाल टीम की कैप्टन है, उनकी कप्तानी जो है वो दमदार नहीं रही है। इस वजह से उनकी जो टीम है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।